हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आज है हमारे साथ मिस्टर ब्रिजेश, जिन्होंने इस साल यूपीएससी ईपीएफओ में एपीएफसी पोस्ट के लिए एग्जाम क्लियर किया है एंड इन्होंने 151 रैंक अचीव किया है इस जर्नी में। एंड इनके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि इससे पहले भी ये ईपीएफओ का एग्जाम क्लियर कर चुकी हैं ईओ एंड एओ पोस्ट के लिए। एंड वेलकम ब्रिजेश टू एड्यूटैप। एंड आज ब्रिजेश हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर करेंगे, अपनी जर्नी शेयर करेंगी कि क्या इन्होंने चैलेंजेस फेस किए ड्यूरिंग हिज प्रिपरेशन एंड किस तरह इन्होंने किन फैक्टर्स के थ्रू उन चैलेंजेस को ओवरकम किया। सो ब्रिजेश, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड वेलकम टू एड्यूटैप। सो सबसे पहले मैं Thank you so जानना much, चाहूंगा sir. कि Thank you so much, sir, for inviting me. Thank you so much. ग्रेट, वेलकम ब्रिजेश। सो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपकी बैकग्राउंड के बारे में, कि आप कहाँ से आते हैं एंड हाउ दिस यूपीएससी, हाउ यू एंटर दिस यूपीएससी जर्नी। कौन सा वो फर्स्ट फर्स्ट प्राइमरी फैक्टर था जिसने आपके अंदर ये यूपीएससी का सीट डाला एंड यू स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द जर्नी। सर, मैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले का रहने वाला हूँ। जब मैं इंजीनियरिंग करने झांसी गया था, तो वहाँ पे थर्ड ईयर में मैंने कुछ सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन हुआ था। एंड उस टाइम पे झांसी के डीएम थे मिस्टर अनुराग यादव। तो उन्होंने एक सेमिनार हमारे कॉलेज में अटेंड किया था। तो वहाँ वहाँ से सर मेरी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट होती है। वहाँ से मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की बेसिक लेवल पे। फिर उसके बाद आगे की जर्नी कोचिंग के थ्रू स्टार्ट की। ओके, तो मतलब आपके दोस्तों के थ्रू, सीनियर्स के थ्रू एंड जो आपने सेमिनार अटेंड किया उसके थ्रू यस, आपको यस। सबसे पहले टाइम था जब आपको यूपीएससी का एक्सपोजर मिला। जी, एंड जी, इससे यस, सर। पहले कि हम डायरेक्टली जंप करें कि तब आपने यूपीएससी जर्नी स्टार्ट की, हम यूजुअली जो भी हमारी सक्सेस स्टोरी में आते हैं हम उनकी बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं कि उनकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है एंड स्कूल के दौरान वो किस तरह के स्टूडेंट थे। बिकॉज जो हमारे व्यूअर्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूअर्स इस शो को देख रहे होते हैं, तो हम चाहते हैं वो एक बेटर वे में रिलेट कर पाए कि जो एस्पिरेंट सिलेक्शन ले रहा है उसकी बैकग्राउंड क्या थी, स्कूल में वो किस तरह का स्टूडेंट था। तो प्लीज टेल अस अबाउट दैट। सर, प्राइमरी एजुकेशन जो मेरी क्लास 1 से क्लास 10 तक थी, वो सोनभद्र में ही थी। सरस्वती विद्या मंदिर के नाम से स्कूल था, वहाँ पे हमारे टाउन के पास में ही वहीं पे हुई है। उसके बाद 11th 12th मैंने इलाहाबाद में ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल है, वहां से मैंने किया हुआ है। स्कूल में सर नॉर्मल एवरेज ही 80 to 85% वाला स्टूडेंट मैं रहा हूँ। ज्यादा अच्छा ज्यादा खराब भी नहीं कह सकते। मिडिल एवरेज स्टूडेंट कह सकते हैं सर। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है क्योंकि बहुत सारे लोग के दिमाग में मिसकंसेप्शन होता है कि जो एस्पिरेंट यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर रहा है वो ब्राइट स्टूडेंट होगा, ये एक मैंडेटरी क्राइटेरिया, बट दैट इज नॉट द थिंग एट ऑल। जैसा कि ब्रिजेश ने कहा कि वो स्कूल के टाइम में एक एवरेज स्टूडेंट थे, 80 to 84%, 85%। तो अगर हम देखें तो मतलब अगर आप, डज नॉट मैटर कि आप क्या स्कोर कर रहे हैं, आपकी बैकग्राउंड क्या है, स्कूल में आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा था, दैट डज नॉट मैटर एट ऑल। मैटर ये करता है कि आप प्रेजेंटली अपनी प्रिपरेशन में कितना इनपुट दे रहे हैं, कितना हार्डवर्क कर रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट लेसन दैट यू कैन टेक फ्रॉम हिज सक्सेस स्टोरी। उसके बाद हम बात करते हैं आपके कॉलेज की। कॉलेज लाइफ में कैसा चल रहा था सब, एंड क्या आपने अपनी प्रिपरेशन कॉलेज टाइम से स्टार्ट कर दी थी या फिर कॉलेज जब आपका खत्म हो गया उसके बाद आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई। सर, इंजीनियरिंग के टाइम पे जब मैं अपने सीनियर्स को देखा कि वो लोग सिविल्स के लिए या अदर फील्ड्स में तैयारी कर रहे थे, तो वहां पे मैंने थर्ड ईयर में मैंने स्टार्टिंग में कुछ बुकें जैसे हिस्ट्री की हो गई, जियोग्राफी की हो गई, करंट अफेयर्स वगैरह, ये बेसिक लेवल पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। मीन्स ज्यादा अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी एक बेस, एक होता है ना कि बेस बनना स्टार्ट कर दिया कि हाँ, अब तैयारी धीरे धीरे मेरी इस सिविल की तरफ जा रही है। उस स्टेप स्टार्ट कर दिया। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने शेयर की कि जब वो कॉलेज टाइम में थे, हालांकि उन्होंने अपनी कोर प्रिपरेशन तो स्टार्ट नहीं की थी, लेकिन उन्होंने एक फंडामेंटल बेस प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, अपने आप को एग्जाम से एक्सपोज करना शुरू कर दिया। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जब हम जर्नी स्टार्ट करते हैं तो यूपीएससी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैटर करती है, वो है गाइडेंस। अगर गाइडेंस सही नहीं है तो यस। डज नॉट मैटर आप कितना मर्जी हार्डवर्क कर लीजिए, यू विल ऑलवेज फाइंड इट वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अचीव द सक्सेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह हम कोई स्पोर्ट्स में जाते हैं, कोई फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, तो उससे पहले हम वार्म अप करते हैं। उसी तरह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप यूपीएससी जर्नी में जा रहे हैं तो आप इस तरह का वार्म अप कीजिए, आप डिफरेंट टॉपर्स को सुनिए, आप डिफरेंट टाइप के न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए। देन उसके बाद थोड़ा एग्जाम के बारे में जानिए कि इस एग्जाम की डिमांड क्या है, ताकि आप एक राइट मैनर में अपने टास्क को, अपने गोल्स को अचीव कर पाए। ऐसा ना हो कि आप अंधाधुंध अंधेरे में तीर मार रहे हैं एंड हर डायरेक्शन में एफर्ट डाल रहे हैं। यू शुड नो दैट व्हाट शुड बी योर गाइडिंग लाइट while you're preparing for the exam. So
उसके बाद बात करते हैं कि आपने कॉलेज में थोड़े अपना फंडामेंटल बेस प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, थोड़ी एक जनरल नॉलेज बनाना शुरू कर दी, न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डाली एंड अवेयरनेस गेन की एग्जाम के रिगार्डिंग। उसके बाद क्या यस। किया आपने कॉलेज के बाद? हाँ, कॉलेज सर जब मेरा खत्म हुआ एंड आई एम वेरी जून सॉरी टू 17 में, इंटरप्ट, आई फिर एम वेरी सॉरी टू इंटरप्ट, जस्ट फॉर द बेटर क्लैरिटी आप बता सकते हैं कि आप कौन से ईयर में ग्रेजुएट हुए थे? हाँ 13 to 17 सर, जून 17 में मेरा लास्ट कंप्लीट हुआ है कॉलेज। ओके, 2017 में आप ग्रेजुएट हो गए, तो इससे थोड़ा टाइमलाइन होगी तो थोड़ा बेटर क्लैरिटी मिलेगी स्टूडेंट्स को जो देख रहे हाँ। हैं। तो 2017 के बाद आपकी यूपीएससी जर्नी एक मैं कहूंगा कि फॉर्मली स्टार्ट हो गई। तो देन आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। यस यस सर, 17 में, जून 17 में मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया था कॉलेज के बाद से। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1-2 महीने कोचिंग कोचिंग के लिए टाइम लग निकाला कि थोड़ा सा देख लें कौन सी कोचिंग अच्छी है। फिर जो सीनियर्स मेरे वहां से कोचिंग कर रहे थे उनसे मिल के एक अच्छी कोचिंग मैंने चूज किया। फिर वहां से मेरी सिविल की जर्नी स्टार्ट होती। ओके, तो आपने कोचिंग ली, तो कोचिंग के बारे में आपका क्या ओपिनियन है कि क्या कोचिंग मैंडेटरी है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए? क्या बिना कोचिंग के एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता? मतलब डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट कैंडिडेट्स, बट आपका क्या कहना है इस बारे में? सर मेरे हिसाब से सर एक एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आपको एक कंप्रेस्ड फॉर्म में सिलेबस और एक अच्छी जानकारी उसकी हो जाती है। जब आप खुद चीजों को पढ़ना शुरू करते हो तो आप 10 बुक्स के रेफरेंस लेते हो, फिर आप अपना नोट्स प्रिपेयर करते हो। लेकिन कोचिंग वाले जो है वो चीजें आपको इजीली एंड कम टाइम में प्रोवाइड करा देते हैं। ओके, तो कोचिंग के लिए आप दिल्ली चले गए। यस यस। तो और दिल्ली आप कितने टाइम तक रुके? दिल्ली सर मैं वही कोविड आने से पहले तक मैं वहां पे था। उसके बाद कोविड के टाइम पे मैं इलाहाबाद शिफ्ट हो गया था। अच्छा, अब वापस इलाहाबाद चले गए। तो जब आपने 2017 में प्रिपरेशन स्टार्ट यस। की तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट कब दिया यूपीएससी का? हाँ सर, मैं 2020 वाला अटेम्प्ट पहली बार दिया था। हाँ, मैं सोचा कि पहले मेरा बेस अच्छे से तैयार हो जाए और फिर मैं जब अच्छी प्रिपरेशन हो जाए तब मैं अटेम्प्ट अपना दूं। तो ये भी व्यूअर्स मतलब इससे एक यूनिक लेसन ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि लोग 1 साल देते हैं प्रिपरेशन को, 1.5 साल देते हैं, देन वो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दे देते हैं। अब मैं ये ऐसा नहीं कह रहा कि जरूरी है कि आप भी 3 साल दीजिए, बट मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हर कोई अपनी स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज को जानता है, तो उसी बेसिस पे वो डिसीजन लेता है। इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को देखा, अपने आप को समझा कि मुझे कितना टाइम देने की जरूरत है, एंड उन्होंने इतना टाइम लिया। एंड देन 2020 में इन्होंने अपना यूपीएससी सिविल सर्विसेज का पहला अटेम्प्ट दिया। एंड देन आप कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद क्या हुआ, व्हाट वाज योर रिजल्ट एंड हाउ इट वेंट ऑन? हाँ सर, फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट जो मेरा था उसमें प्री ही क्लियर मेरा नहीं हुआ था। उसी टाइम पे 2020 के एंड टाइम पे ही एक ईपीएफओ का ईओईओ का फॉर्म आया था, तो मैंने साइड में उसको भी अप्लाई कर दिया था। मेरे सीनियर्स भी जो वहाँ साथ में थे वो बोले कि अप्लाई कर दो, उन्होंने भी किया हुआ था। तो फिर जब कोविड आ गया तो मैं इलाहाबाद शिफ्ट हो गया था, तो मैंने फिर धीरे धीरे साइड में ईओईओ की भी प्रिपरेशन साइड में स्टार्ट कर दी थी। ओके, तो आपने मतलब 2021 से अराउंड ईओ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी या 2022 से? यस 2021 आई थिंक सर, क्योंकि ये 2020 में फॉर्म आया था, लेकिन ड्यू टू कोविड उसका एग्जाम शिफ्ट हो गया था आगे। तो वो 2022 में एग्जाम हुआ, लेकिन फिर मैं साइड में 21 से ही इसको प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था ईओ की। ओके, तो अब ईओ की प्रिपरेशन की बात करें, अच्छा तो सबसे पहले व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि एपीएफसी तो इन्होंने इस अटेम्प्ट पे क्लियर किया है जो अभी 2023 में। उससे पहले ये ईओ और एओ ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं एंड ये ईपीएफओ का ऑलरेडी पार्ट है। तो मैं उस बारे में जानना चाहूंगा कि क्योंकि सिलेबस में ज्यादा फर्क तो नहीं है, थोड़ा इधर उधर का फर्क है, तो बताइए कि आप ईओ और एओ के बारे में बता दीजिए क्या स्पेसिफिक आपने प्रिपरेशन उसके लिए की, देन हम एपीएफसी के बारे में भी आ जाते हैं, ताकि जो व्यूअर्स है उनको एक बेटर क्लैरिटी मिले पूरे होलिस्टिक एग्जाम के बारे में। यस सर, ईओ एओ और एपीएफसी का जो सिलेबस है वो अप्रोक्सीमेट 99% सेम ही है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है उसमें। लेकिन जो ईओ एओ का सिलेबस था, जीएस और ये सब चीजें कॉमन ही है यूपीएससी वाली ही। इसके अलावा जो अकाउंटिंग था, लेबर लॉस थे एंड सोशल सिक्योरिटी था, ये 3 चीजें उसमें नई ऐड हुई थी। तो इसके लिए मैंने रिसोर्सेज को देखा यूट्यूब पे एंड अदर्स, जैसे अकाउंट्स वाले हैं तो जो कॉमर्स बैकग्राउंड मेरे फ्रेंड्स से मैंने उनसे हेल्प ली और एक नोट्स प्रिपेयर किया। फिर उसके बाद से अपना वो रिवीजन स्टार्ट किया।
आप चाहें तो किसी स्पेसिफिक चैनल का नाम भी ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, ताकि जो एस्पिरेंट्स हैं उनको क्लैरिटी मिले कि कौन सा ऐसा कोई स्पेसिफिक चैनल हो जिसने आपको बहुत हेल्प की हो ये कॉमर्स, अकाउंटेंसी, लेबर लॉस, इन चीजों के मामले में। यस यस यस। आप आपके चैनल पे भी सर, एडुटैप पे भी जो सोशल सिक्योरिटी और इस अकाउंटिंग के, इसके अलावा सक्सेस ट्री था, इंडिया आईएएस भी आई है, एम वेरी तो सॉरी इन तीन ब्रिजेश, चैनलों ने आई काफी, उनके एम कंटेंट एक्सट्रीमली अच्छे अवेलेबल सॉरी है टू यूट्यूब इंटरप्ट, बीच में भी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आपका इंटरनेट बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, मतलब थोड़ी इंटरप्शन हो गई थी। लास्ट लाइन से आप थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए जब आप पे। यस नाम लेने यस वाले थे और चैनल्स का। सो एड्यूटैप तो बोल दिया आपने, उसके बाद उसके अलावा भी कोई और सर, हो, आप वो भी ऐड कर एडु सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यस यस, एडुटैप, सक्सेस ट्री, विकिपीडिया आईएएस, ये तीन चैनल सर हैं जो यूट्यूब पे मैंने देखेंगे काफी वीडियोस, जिससे काफी हेल्प मिली। ओके ठीक है, मतलब आपको जो कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इंडस्ट्रियल, लेबर लॉस, इन चीजों के लिए आपने मोस्टली यूट्यूब को देखा। तो एड्यूटैप देखा आपने, अभी पीडिया आईएएस, एंड एक और आपने नाम लिया, तो मतलब दो तीन चीजें आपने, बट प्राइमरीली अगर व्यूअर्स देख रहे हैं तो आप यस देखिए कि मैंने जो लास्ट सक्सेस स्टोरी भी कवर की थी, उन्होंने भी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का जो पार्ट था वो मेनली फ्री सोर्सेज रिसोर्सेज से भी कवर कर लिया था, यूट्यूब फॉलो यस किया था यस उन्होंने। एंड ये कॉमन चीज आपको यहाँ पे दिखेगी कि इन्होंने भी फ्री सोर्सेज फॉलो किए एंड यूट्यूब देखा, डिफरेंट चैनल्स देखे। तो इसका मतलब कि डिफिकल्ट नहीं है सोर्सेज तक पहुंचना, अगर आप एक राइट माइंडसेट के साथ जा रहे हैं, इफ यू आर विलिंग टू पुट हार्ड वर्क, तो थोड़ा सा ब्राउज करेंगे तो इजीली आपको एक्सेस मिल जाएगा इन रिसोर्सेज में, एंड देयर यू कैन प्रिपेयर दैट पार्ट। फाइन, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? यस यस। सर, उस टाइम पे क्या सीन था ना कि बुक के फॉर्म में ये चीजें अवेलेबल नहीं थी, तो एक ही मीडियम यही था कि यूट्यूब के थ्रू या अदर सोर्सेज के थ्रू हम एक्सप्लोर करें और चीजों को कलेक्ट करें, इंफॉर्मेशन। ग्रेट, तो ठीक है, हमें ये लेसन मिल गया यहाँ से कि YouTube बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ये चीजें कवर कर सकते हो, एंड साथ ही साथ आप अपने किसी फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हो, जैसे इन्होंने ली। इनके जो अकाउंट्स वाले फ्रेंड्स थे, जो आपके कोई बेसिक कंसेप्ट है जो आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप अपने दोस्तों की भी हेल्प ले सकते हो। दैट इज गोइंग टू बी ग्रेट। तो थोड़ा सा हम बात करते हैं, हमने आपकी यूपीएससी जर्नी की बात की कि किस तरह आपने पहले सिविल सर्विसेज पे फोकस किया, देन उसके बाद आपने साथ में ईओ एओ के लिए तैयारी की, जिससे कि आपका एग्जाम क्लियर हो गया, एंड फिर आपने एपीएफसी की भी तैयारी की। देन आपकी फैमिली के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि फैमिली का क्या रिएक्शन था और आपकी फैमिली में कौन कौन है। सर, फैमिली में पापा मम्मी और एक भाई बहन है, तो भाई बहन दोनों डॉक्टर हैं। एंड पापा मम्मी जो दोनों फार्मिंग बैकग्राउंड से आते हैं, वो फार्मिंग करके ही काम सब देखते हैं। ओके ओके, तो जो आपके दोनों ब्रदर एंड सिस्टर है वो दोनों ऑलरेडी डॉक्टर है, तो कहीं ना कहीं यस आपकी फैमिली ने बोला नहीं कि आप क्यों इंजीनियरिंग कर रहे हो, जैसे ट्रेडिशनली फॉलो करते हैं, जो छोटे भाई हैं वो बड़े भाई को देखते हैं कि यार ये भी डॉक्टर है तो मैं भी कहीं कोशिश करूं। जरूरी नहीं है कि आप ऐसा कीजिए, ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन योर पोटेंशियल एंड योर चॉइस, बट कहीं ना कहीं वो एरिया होता है जो आपके लिए ओपन होता है, तो वो उस समय क्या यस माइंडसेट यस था सर, आपका? ये चीज था कि, हाँ, ये चीज था सर कि बायो बैकग्राउंड लेके फिर डॉक्टर वाले फील्ड में जाया जाए, लेकिन मेरा थोड़ा सा स्टार्टिंग से मैथ्स में इंटरेस्ट अच्छा रहा है, तो मैंने स्टार्टिंग में फिर वो मैथ वाला ही बैकग्राउंड चुना, फिर इंजीनियरिंग कंप्लीट किया उसके बाद। ओके ओके, तो आपने फिर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट था, देन आपने इंजीनियरिंग की झांसी से। फाइन। तो उसके बाद जब आपका रिजल्ट यस आया यस। ईपीएफओ में, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था उसके रिगार्डिंग, जब आपने मार्कशीट देखी उस समय क्या हो रहा था घर में जब रिजल्ट आया? यस, हाँ सर, काफी अच्छा माहौल था कि फर्स्ट मेरी जॉब थी जो सिलेक्शन हुआ था गवर्नमेंट में, तो काफी खुश थे लोग, और काफी चीजें थी कि अच्छा था कि एक अच्छे लेवल पे एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन हो गया है। और जब आप ये तैयारी कर रहे थे, एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यूजुअली पूछता हूँ वो है रिगार्डिंग द डेली स्केड्यूल, क्योंकि बहुत लोग होते हैं उनका डेली स्केड्यूल अलग तरह का होता है डिपेंडिंग ऑन कि कितना टाइम उनके पास है प्रिपेयर करने के लिए। तो आपका डेली स्केड्यूल क्या होता था, आप मुझे बताइए, मॉर्निंग से इवनिंग तक आप कितने घंटे बैठते थे, पढ़ते थे, एंड किस तरह से फॉलो करते थे अपने रूटीन को? सर, मेरा अर्ली मॉर्निंग ही उठने का शेड्यूल रहा है, स्टार्टिंग से ही अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे उठ जाना। जिस फिर जाके लाइब्रेरी मैंने ले रखा था, तो लाइब्रेरी सुबह 6 बजे चला गया, उसके बाद 12-1 बजे आया लंच के टाइम पे, फिर लंच करके आराम किया 1-2 घंटे, उसके बाद फिर से पढ़ाई स्टार्ट की, फिर शाम को दोस्तों के साथ घूमने चले गए, चाय वाय पी के आए, फिर अपना आगे कंटिन्यूअस स्टडी स्टार्ट करी। तो तो मतलब मीन्स आपने फिक्स आवर नहीं है सर कि मैंने इतने घंटे डेली पढ़ाई। हाँ। नहीं नहीं, सॉरी,
कोई फिक्स सर एक्चुअली आवर नहीं लैग है, चल रहा है फिक्स थोड़ा पैटर्न नहीं कन्वर्सेशन में, तो है, इसलिए उस वो बीच जब में मन किया इंटरप्ट हो तब। गया। आप प्लीज बोलिए। यस यस। हाँ मतलब सर कोई फिक्स आवर या फिक्स टाइम टेबल मैंने बना के नहीं रखा हुआ है। जब पढ़ने का मन करता है तब इस आगे पढ़ाना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया, इस टाइप से सर मेरा था स्टार्टिंग से। ओके, तो मतलब कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं था, आप बेसिकली अपने डेली टारगेट्स पे फोकस करते थे एंड डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आपने लाइब्रेरी ज्वाइन कर यस ली यस। थी, जहां पर आप सुबह सुबह चले जाते थे। एम आई राइट? यस ओके, यस सो यस। हाँ ये यस सर। एक लेकिन सर ये है कि हमें मेंटेन 8 to 10 आवर्स डेली मेंटेन करना पड़ेगा स्टडी को, तभी आप यूपीएससी के सिलेबस को कवर कर सकते हैं, इससे नीचे तो नहीं होने वाले। जी बिल्कुल, स्पेशली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट है जो अगर वर्किंग एस्पिरेंट नहीं है, तो आपको 8 से 10 घंटे तो देने ही पड़ेंगे रोज बैठने के लिए, ताकि आप पढ़ यस सकें, यस। रोज जो आपने पिछला पढ़ा है उसे रिवाइज कर सकें एंड ऑर्गेनाइज वे में सिलेबस को कवर कर सकें, क्योंकि सिलेबस की तो कोई लेंथ ब्रेथ तो स्पेसिफिकली है नहीं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ यस और यस। ऐड करना चाहेंगे? तो वही है कि आप अगर स्टडी स्टार्ट किए हैं तो उसे कंटिन्यूटी बना के रखिए, बीच बीच में ब्रेक मत करिए। कि आप जो टारगेट सेट किया है कि मेरे को इतने 15 दिन में ये सिलेबस खत्म करना है या 1 महीने में यहाँ तक पहुंचना है, तो वो चीजों को कंटिन्यूटी बना के ओके ग्रेट, तो इसका मतलब आप अपने स्केड्यूल में रखिए। बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल थे, कोई ऐसा नहीं था कि मतलब इतने घंटे पढ़ना है या नहीं पढ़ना, बट 8 से 10 घंटे मेंटेन करने की कोशिश करते थे एंड साथ ही साथ टारगेट्स को कवर यस करते थे, जो यस। भी आपके डेली टारगेट है विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन। फाइन। उसके सिवाय अगर मैं पूछूं तो यस सर। पढ़ने के सिवाय आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर हैबिट्स क्या थी, जो आपकी हॉबीज हो, और क्या इन हॉबीज को आप अपने प्रिपरेशन के टाइम फॉलो करते थे? सर हॉबीज में क्रिकेट खेलना, डायरी राइटिंग, मेरी ये दो मेजर हॉबीज रही हैं, और म्यूजिक सुनना भी मेरे को अच्छा लगता है। हाँ क्रिकेट खेलना सर प्रिपरेशन के टाइम पे थोड़ा सा कम हो गया था, उसमें संडे वनडे को जैसे टाइम मिल गया तो चले गए 1 2 घंटे खेलने के लिए। लेकिन मेजर चीजें जैसे म्यूजिक सुनना और डायरी राइटिंग, तो ये मैं टाइम जब मिलता था, मैं फ्री होता था तो कर लेता था ये चीजें। ओके, तो कहीं ना कहीं जितने भी हमने अभी तक सक्सेस स्टोरी कवर किए, एक चीज मुझे बहुत कॉमन मिली है कि सभी एस्पिरेंट, मतलब जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी अपनी हॉबीज को पूरी तरह खत्म नहीं कर देते थे। जैसे जैसे डायरी राइटिंग लिखना पसंद था, स्पेशल टाइम निकालते थे कि वे 10 मिनट 15 मिनट रोज दूंगा डायरी राइटिंग के लिए, एंड डिफरेंट टाइप की अपनी हॉबीज को कहीं ना कहीं बैलेंस रखते थे एग्जाम के टाइम। ऐसा नहीं होता था कि पूरा का पूरा सोसाइटी से आइसोलेट हो जाए। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि पूरा सोसाइटी से आइसोलेट होना आप सजेस्ट करेंगे कि बंद कमरे में बैठ के प्रिपेयर करते रहें, या फिर दोस्तों से मिलना जुलना होता रहना चाहिए एंड कहीं ना कहीं सोसाइटी से इंटरेक्ट करते रहे ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? क्योंकि बहुत लोग होते हैं, उनका माइंडसेट होता है कि खुद को कमरे में बंद कर लेना है, ज्यादा मिलना नहीं है एंड खुद को पूरी तरह आइसोलेट करना है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं बिल्कुल सर, आइसोलेट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। सोसाइटी एंड फ्रेंड्स को साथ में लेके चलना चाहिए, क्योंकि अप्स एंड डाउन तैयारी के टाइम पे आते ही आते हैं। अगर ये फ्रेंड्स और सोसाइटी हमारे साथ में हैं, हमें सपोर्ट करते रहेंगे, तो वो जो अप्स एंड डाउन हैं उसे हम इजिली टैकल कर पाते हैं। तो अपनी हॉबीज को भी साथ रखें, फ्रेंड्स जो आपके अच्छे कोर्स साथ में रखें, जिससे आपको कोई नीड पड़ रही है या फिर कोई हेल्प चाहिए उनसे, तो आप उन चीजों से इजिली ले सकते हैं उनसे और आगे बढ़ सकते हैं उन चीजों से। जी बिल्कुल, तो इससे मतलब कभी भी हमारे अप्स एंड डाउन्स, लोज एंड हाइज जब भी हों, तो आप फ्रेंड्स के साथ थोड़ा कनेक्शन रखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे रोज़ मिलने जाएँ, बिकॉज़ ऑफ़ कोर्स इतना आप टाइम कमिट नहीं कर सकते किसी को। बट थोड़ा उनसे यस यस। कनेक्टेड रहिए, थोड़ी बातचीत रखिए, ताकि आप कहीं न कहीं आपका जो माइंडसेट है वो थोड़ा फ्री रहे एंड आपकी प्रिपरेशन, जो आपका इमोशनल लेवल है, वो भी कहीं न कहीं मेंटेन रहे विद रिस्पेक्ट टू द एग्ज़ाम। उसके बाद बात करते हैं एग्ज़ाम के प्रेशर की। क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो इस एग्जाम को एग्जाम से बहुत ऊपर मान लेते हैं, क्योंकि मैं समझ भी सकता हूँ सबसे जो प्राइमरी फैक्टर है वो ये है कि ये एग्जाम साल में एक बार होता है। तो बहुत इनपुट जाता है, बहुत प्रिपरेशन जाती है, यू हैव टू स्वेट एंड बर्न अ लॉट। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि एस्पिरेंट्स को अपना माइंडसेट किस तरह रखना चाहिए कि वो इस प्रेशर से डील कर सके, स्पेशली प्रेशर फ्रॉम द फैमिलीज एंड जो प्रेशर उनकी एक्सपेक्टेशन खुद से ही है, उनकी पेरेंट्स की उनसे एक्सपेक्टेशन है, जो उन्हें हार्ड वर्क किया है। तो इस प्रेशर से डील करने के बारे में आप क्या कहेंगे व्यूअर्स को? नो डाउट सर प्रेशर बहुत होता है, क्योंकि कैंडिडेट्स की संख्या डे बाई डे बढ़ती जा रही है, तो प्रेशर इस सोसाइटी का भी प्रेशर है। अगर आपका 1 2 अटेम्प्ट खराब चला गया, फिर लगता है कि यार अब बहुत ज्यादा प्रेशर होता जा रहा है। तो इसमें यही है कि आप अपने जो आपकी
स्ट्रेंथ है, आप उसे फोकस करिए एंड अपने माइंड को काम रखिए। जो रिवीजन या फिर जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप फोकस ज्यादा करिए, बाहरी चीजों को छोड़ के जो भी प्रेशर आ रहे हैं उनको इजिली काम रह के टैकल करिए, और जब आप सेलेक्ट होंगे या फिर जब आप अच्छी जगह पहुंचेंगे तो वो चीजें आपके अंदर दिखेंगी कि आपने प्रेशर को कैसे हैंडल किया और चीजों को कैसे बेहतर बनाया अपने अंदर। एक और जो मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे वो ये है रिगार्डिंग प्लान बी। बहुत लोग क्या करते हैं कि प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं बट उनके माइंड में कोई प्लान बी नहीं होता। मैं नहीं कहता कि प्लान बी होना ही चाहिए या नहीं होना चाहिए, आई एम सेइंग नथिंग अबाउट इट, बट मैं कह रहा हूं कि काफी लोग प्लान बी नहीं रखते अपना। वो सिर्फ और सिर्फ सोनली होल हार्टेडली यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो एक बैकअप प्लान करते हैं कि पहले से प्लान करना शुरू कर देते हैं कि बाई चांस अगर नहीं हुआ, अगर प्रैक्टिकल सोचूं क्या, क्योंकि सक्सेस रेट तो बहुत लो है, अगर नहीं हुआ बाई चांस तो मेरा प्लान बी क्या यस। होना चाहिए। तो आपका इस बारे में क्या कहना है कि प्लान बी होना चाहिए या नहीं, और कौन सा ऐसा टाइम है या फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है जब आपको लगता है कि जो एस्पिरेंट है उसको प्लान बी की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर देना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सर मेरे हिसाब से सर होना चाहिए, प्लान भी आपके पास होना चाहिए। जैसे मेरा सर 2 टाइम जब स्टार्टिंग में खराब हुआ यूपीएससी का, तो मैं जब ये मेरे पास प्लान बी का ऑप्शन आया कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी आई है जिसे आप दे सकते हो, तो मैंने उसकी तरफ तुरंत शिफ्ट किया। और इसके अलावा सर स्टेट के भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे स्टेट पीसीएस वगैरह के, तो आप उनको भी एक फोकस में रख सकते हो अपने, की अगर 1 2 3 अटैम्प्ट खराब हुए हैं यूपीएससी के, तो आप प्लान बी की तरफ, स्टेट की तरफ, या फिर जो अदर सेंट्रल वैकेंसी आ रही है आप उसकी तरफ शिफ्ट हो सकते तो ये इनका सजेशन है कि मतलब कहना कि आप बैक ऑफ द माइंड प्लान भी रखिए, एंड अगर थोड़ा समय एडिशनली इनपुट डालूं तो आप एटलीस्ट अगर एक दो अटेम्प्ट दे चुके हैं, एंड अगर आप ऐसे एस्पिरेंट हैं जिसने पूरा का पूरा हार्ड वर्क डाला है, तो आई एम श्योर कि आप एक दो अटेम्प्ट में अपना सिलेबस तो कवर कर लेंगे। देर इज नो हैं। डाउट बिल्कुल रिगार्डिंग सर, दैट, आप अपना अस्सी बिल्कुल। परसेंट से ऊपर सिलेबस कवर कर लेंगे अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है, इंक्लूडिंग योर ऑप्शनल। 2 साल बहुत होते हैं बुक्स को पढ़ने में, अच्छे से रिवाइज करने में, उनमें एक अच्छी ग्रिप पाने में, एंड सिलेबस कवर करने में, एंड साथ ही साथ ऑप्शनल को भी, ऑप्शनल का भी पार्ट कवर कर लेने में, दैट मच टाइम इज सफिशिएंट। तो मेरा सजेशन तो यही होगा, जो कि ब्रिजेश जी का भी सजेशन है, ये भी यही कह रहे हैं कि अगर एक दो अटेम्प्ट या फिर 3 अटेम्प्ट हो जाते हैं तो आप अपने बैकअप हम्म। प्लान की तरफ मूव करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि ये आपके यूथफुल ईयर्स होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, बाई चांस आपकी, आप लेट से आपने एमएससी की है अभी, और आपका प्लान है कि आप कहीं ना कहीं प्लान करते थे कि अगर मैं पीएचडी कर लूं तो अच्छा रहेगा, तो आप चाहें तो कोई पीएचडी या कुछ या कोई जॉब करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर लीजिए, एंड साइड बाय साइड यूपीएससी की प्रिपरेशन कीजिए, अपने टाइम को मैनेज करके पूरे पैशन के साथ। बट ऐसा मत कीजिए कि 2 3 साल आपने दे दिए एंड उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एंड अगर बाई चांस गॉड फॉरबिड आपका फिर भी क्लियर नहीं होता है एट द एंड ऑफ द यूपीएससी जर्नी, सो यू आर गोइंग टू गेट अ मेजर सेटबैक इन योर लाइफ, एंड आप मतलब कहीं ना कहीं आप बहुत लैक कर जाएंगे। सो सजेशन ये हो सकता है कि आप 2 3 अटेम्प्ट बाद अपने प्लान बी पे कवर करना शुरू कर लीजिए, एंड यूपीएससी प्रिपरेशन को बिल्कुल खत्म मत कीजिए। अगर आपने जॉब ज्वाइन की है पैरेलली वो कीजिए, एंड जो भी आप डिफरेंट फील्ड्स में गए हैं पैरेलली यूपीएससी प्रिपरेशन कीजिए। आई होप यू अग्री विद मी। या बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप कुछ प्लान और बी ऐड करना हर, चाहेंगे इसमें? हाँ सर वही चीज की प्लान बी आपका एक रेडी होना चाहिए। अब जो सिविल आपकी तैयारी कर रहे हैं, तो जो स्टेट के भी सिलेबस होते हैं वो 90% सिमिलर ही होते हैं यूपीएससी के ही, तो जी, आप वो इजिली वहां पे प्लान बी अपना सक्सेसफुल बना सकते बिल्कुल। आप स्टेट पीसीएस के लिए अपीयर हुई है, जैसे आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, देखिए इन्होंने ईपीएफओ को, कितनी अच्छी पोस्ट है, इन्होंने इसको टारगेट किया। तो डिफरेंट टाइप के जो एग्जाम्स है जहां सिलेबस ओवरलैप हो रहा है स्पेशली, वहां तो टारगेट कीजिए ही कीजिए। सो दैट हैं। शुड बी बिल्कुल। योर प्राइमरी प्लान बी, एंड वहां भी अगर नहीं काम करता है तो आप फिर आप डिफरेंट फील्ड्स में ट्राई कर सकते हैं, जो भी आपके करियर से, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड से अलाइन होती है। सो आई होप यस। यू हैव गॉट द ग्रेट मैसेज। द नेक्स्ट थिंग इज रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन डे। तो जब हम एग्जाम देने जाते हैं, जैसे कि हम प्रेशर की तो यूजुअली बात करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि साल में एग्जाम एक ही बार आता है, प्रिपेयर किया होता है, हार्ड वर्क किया होता है। जब क्वेश्चन पेपर सामने आता है तो बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स एग्जाम में आ जाता माइंड में आ जाते हैं। तो आपकी एग्जाम साइकोलॉजी उस समय क्या होती थी? क्योंकि नॉलेज अपनी जगह है, प्रिपरेशन अपनी जगह है, वो जो साइकोलॉजी है एग्जाम में वो अपनी जगह है। अगर वो सही नहीं है तो वो जो आपने नॉलेज गेन की है, जो भी आपने पढ़ा है कंटेंट, वो सब साइड लाइन हो जाएगा। तो आपकी साइकोलॉजी क्या होती थी एग्जाम के टाइम? सर एग्जाम डे के दिन यही रह रहता था कि अपने आप को काम रखना है, प्रॉपर नीड लेके एग्जाम में जाना है, जिससे जो भी चीजें हैं वो इजीली रहें और जो मैं चाह रहा हूँ वही चीजें हों। इसके अलावा सर जैसे लास्ट टाइम पे आपको नई चीजें नहीं पढ़ना है, ज्यादातर चीजें रिवीजन पे फोकस करना है, जिससे मैंने जितना पढ़ा है अभी तक वो चीजें इजीली मेरे माइंड में रहें।
और अगर कुछ चीजें मेरे समझ में नहीं आ रही है तो उन्हीं चीजों को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें जिनको बारे में जानता हूँ। अननेसेसरी जो चीजें हैं जो मेरे को नहीं आ रही है उन चीजों को न सोचें, और जो अच्छे जो आपकी स्ट्रेंथ है उन्हीं पे फोकस करें। जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा मैसेज दिया इन्होंने कि आप उन्हीं चीज़ों पे प्राइमरीली फ़ोकस कीजिए जो आपकी स्ट्रेंथ है, उन क्वेश्चन को देखिए जो आपको आ रही हैं, जो नहीं आ रही उनको उस समय के लिए छोड़ दीजिए लास्ट के लिए रखिए कि अगर आप कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट कर पा रहे हैं, सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है, यस यस देन यू यस। कैन गो फॉर इट। आई एम राइट? यस यस सर, जैसे हम जब ऑप्शंस देखते हैं ना, तो ऐसा होता है कि दो ऑप्शन ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला, इन दोनों में से ही आंसर हो सकता है। तो उन चीजों को आप इजिली टैकल कर सकते हैं अपने नॉलेज बेस पे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये हमारा हो गया एग्ज़ाम साइकोलॉजी। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू डे के बारे में कि सबसे पहले आपका इंटरव्यू पैनल किसके अंडर था, कौन था चेयरमैन उस पैनल का? एंड साथ ही साथ आप ये बता सकते हैं कि आपका इंटरव्यू में क्या-क्या पूछा गया, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए इंटरव्यू में? सर इंटरव्यू मेरा मैडम चेयरमैन थी, मैं उनका नाम नहीं पता मेरे को। 4 जून को सर मेरा इंटरव्यू था, तो मैडम ज्यादातर क्वेश्चंस मेरे जॉब से ही रिलेटेड थे, ईपीएफओ के बारे में ही। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस उन्होंने हॉबीज के बारे में पूछे, कुछ एक दो क्वेश्चंस स्टेट के बारे में पूछा था, एंड कुछ क्वेश्चंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को लेके थे। कुछ क्वेश्चन इंजीनियरिंग और कुछ क्योंकि आप ईपीएफओ का ऑलरेडी पार्ट थे तो उन्होंने ईपीएफओ पे इसलिए बहुत एम्फसाइज़ यस किया यस होगा। यस यस। जी, और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे इंटरव्यू के थ्रू जो आप कोई गाइडेंस देना चाहेंगे, कोई सजेशन देना चाहेंगे इंटरव्यू के रिगार्डिंग डिफरेंट व्यूअर्स को? सर इंटरव्यू में जो ज्यादातर चीजें होती हैं जो आपने डेफ में फिल किया है उसी के रिकॉर्डिंग होती हैं। एंड आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, जैसे जो आपका जो ग्रेजुएशन के टाइम पे सब्जेक्ट्स रहे हैं या 10 12th के टाइम पे अगर कुछ आपने ए स्पेसिफिक कुछ अलग किया हुआ है तो उससे रिलेटेड रहता है। इसके अलावा आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वहाँ के बारे में जो यूनिक चीजें हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड जो आपने कुछ अलग अपने लाइफ में किया है, लाइक ग्रेजुएशन के टाइम पे या फिर जो आपकी हॉबीज वगैरह हैं, तो वो उन चीजों को आप अच्छे से प्रिपेयर करें। और आप अगर वर्किंग है तो जिस फील्ड में आप वर्क कर रहे हो उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ओके, तो हम यहाँ से ये मैसेज ले सकते हैं कि जो भी आपने अपने ड्राफ्ट में भरा है, उसके बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस से ही प्राइमरीली आपसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे इंटरव्यू में। एंड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप अपने ड्राफ्ट में लिखिए वो पूरी तरह से ऑनेस्ट हो, कुछ भी ब्लफ मत कीजिए, बिकॉज यस आपसे यस। क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे तो आप वहां फंस जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इसके अलावा जो करंट इवेंट्स भी इस टाइम पे चल रहे हैं तो उसको भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, तो करंट इवेंट्स पे भी हम फोकस कर सकते हैं, फाइन। तो इसके सिवाय कुछ ऐसा एरिया हो जहां से मैंने आपसे क्वेश्चन ना पूछा हो बट आप उस बारे में कुछ कहना चाहें तो आप प्लीज खुल के कहिए। यू आर फ्री टू से एनीथिंग दैट यू वांट। सर मैं यही कहूंगा कि आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, आप हार्ड वर्क और अपनी कंटिन्यूटी बना के रखिए। एक न एक दिन चाहे 1 2 साल लेट ही होगा लेकिन आपको उन चीजों का रिजल्ट जरूर मिलेगा। और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़िए। जो भी चीजें होंगी, आपको जॉब नहीं मिल सकती लेकिन आप एक अच्छे इंसान और एक अच्छे पर्सनालिटी बन के आप उभरेंगे किसी भी फील्ड में आप अगर इन चीजों को अप्लाई करते हैं तो। बिल्कुल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने लास्ट में कही कि एग्जाम तो बस लाइफ का पार्ट है। अगर आप यस कंसिस्टेंट यस। रहेंगे लाइफ में, कंसिस्टेंसी इज की। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं अपने एफर्ट्स में तो आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। एंड अगर नहीं भी क्लियर हुआ तो आप जिस भी फील्ड में हाथ मारेंगे यू आर गोइंग टू एक्सेल इन दैट फील्ड, बिकॉज आपका यस पर्सनालिटी यस। ट्रेट एकदम शिफ्ट हो जाएगा। यू आर गोइंग टू गेट थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन। सो आई होप दिस इज व्हाट ब्रिजेश ऑल्सो अग्रीज टू। सो ब्रिजेश, आप कुछ और बिल्कुल कहना सर, बिल्कुल। चाहेंगे रिगार्डिंग एनीथिंग एल्स जो मैंने आपसे ना पूछा हो, जो कि आप चाहते थे मैं आपसे पूछूं? एनीथिंग रिगार्डिंग दैट? नो सर, थैंक ओके, ओके। एंड लास्टली मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि एड्यूटैप ने आपको किस तरह हेल्प की? अगर नहीं की हेल्प तो आप वो भी कह सकते हैं। आप हम हमारे साथ जिस तरह कनेक्ट हुए थे, सो वाज कनेक्टिंग विद एड्यूटैप हेल्पफुल फॉर यू और नॉट? बिल्कुल सर, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि मैंने आपके यूट्यूब चैनल से काफ़ी वीडियोज़ वगैरह देख के हेल्प मिली है। उसके अलावा मैं आपके इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से भी जुड़ा, इसमें काफ़ी हेल्प किया। आपकी जो इंटरव्यू की फैकल्टी थी वो काफ़ी अच्छी थी, उन्होंने काफ़ी अच्छे फीडबैक दिए, सजेशंस दिए कि आप इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो, और वो चीज़ें मेरे को फाइनल इंटरव्यू में काफ़ी हेल्पफुल थी। ओके, दैट्स ग्रेट।
तो आई थिंक हमने मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट चीजों पे बात कर ली है। हमने आपके बैकग्राउंड के बारे में बात कर ली कि आप स्कूल में मतलब एवरेज परफॉर्मर थे। व्हेन वी टॉक अबाउट द एकेडमिक्स, एंड प्लीज डू नॉट माइंड व्यूअर्स, जब मैं कह रहा हूँ एवरेज परफॉर्मर से मेरे कहने का मतलब ये है कि वो एस्पिरेंट रिलेट कर पाए जिनके 80 टू 85 स्कोर आया है या फिर उससे कम आया है, कि स्कोर डज नॉट मैटर। जो आपका स्कूल का स्कोर था वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है प्रेजेंटली आप कितना एफर्ट डालना चाहते हैं। So that is the sole aim of using such phrases. The second thing is that हमने आपकी हॉबीज के बारे में बात की कि आप पूरी तरह आइसोलेटेड नहीं थे। देन हमने बात की कि आपके एग्जाम के बारे में कि आपने सिविल सर्विसेज के साथ साथ ईपीएफओ में भी फोकस करना शुरू किया एंड डिफरेंट एरियाज को ट्राई किया एंड आपको वहां सक्सेस मिली। पहले ईओ में सक्सेस मिली आपको, उसके बाद एपीएफसी में भी सक्सेस मिल गई। एंड देन हाउ your interview day went, we have talked about all those things. So I think it was a great interaction with you, Brijesh, and thank you so much for being a part of this interview and for sharing your success story with us. एंड आई होप व्यूअर्स को इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी एंड वो रिलेट कर पाएंगे किस तरह वो डिफरेंट जो ब्रिजेश के एक्सपीरियंस है उन्हें यूज कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन को इम्प्रूव करने में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, एंड थैंक यू सो मच ब्रिजेश। थैंक यू सो मच, थैंक यू।